A very warm welcome to all of you. This side, the studious girl. I am back after a very long break once again. Actually, I had lined up very big functions, or we can say commitments. First of all, I received my award for class 12th result from my school, Silverline Prestige School, and I got a trophy, we can say a memento type. I scored 100% in entrepreneurship, and for political science also I received a scholarship of some amount. And then I had attended MON as an executive board member, Scribe, to support the main executive member. I had a wonderful experience with Nimisha ma'am. Thank you, and I'm very grateful to Rajdhani Yuva Sansad, Ishadi, Jai Bhaiya, and the entire team for giving me such a grateful opportunity. And now I am back in my routine, first of all, and I was down with my health also, so now I am fit and fine. So we can start now. As I said in the last video of political science chapter 1, Indian politics, I said that I will be giving you tips and tricks and strategies. तो आज उसी के ऊपर ये वीडियो है, तो लेट्स स्टार्ट. ये मेरा इंट्रो आप सबको मैं बता चुकी हूँ अपने फर्स्ट वीडियो में. स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स. तो आज का मेन हेडिंग यही होने वाला है हमारी वीडियो का. ये एक पिक्चर है जो मुझे अच्छी लगी, मैंने गूगल से निकाली थी. स्विच अप योर एनवायरनमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी पढ़ो तो उस एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहिए जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील हो. अब अगर आप सपोज करो आप अपनी बालकनी में बैठिए पढ़ रहे हो एंड इट्स वेरी स्कॉची हीटिंग, तो फिर आप कैसे पढ़ सकते हो? पसीना है, गर्मी है, बाहर शोर है, तो आप कैसे पढ़ सकते हो? इफ़ स्टिल समवन फील्स लाइक कि वो शोर में ही पढ़ पाते हैं, तो देन इट्स ओके, कंफर्टेबली. बट अगर किसी को लगता है कि शोर में नहीं पढ़ सकते और गर्मी लग रही है तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, मेरा फ्रॉम माई केस इफ़ यू से, मैं ना तो मैं गर्मी में पढ़ सकती हूँ ना मैं शोर में पढ़ सकती हूँ. आई वॉन्ट कंप्लीट साइलेंस. तो सबका अपना तरीका होता है पढ़ने का, तो उस हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को अपने तरीके से सेट करो और फिर पढ़ने बैठो. अनदर इज गेट अ गुड स्लीप. तो स्लीप, आई एम स्लीप डिप्राइव्ड एट द प्रेजेंट कंडीशन, बट येस, everyone should be full of sleep because sleep gives you energy to run your entire day. Until unless you are good with your sleep, you will be completing all your tasks. For a week, I prefer you to notice your sleep, and then you should notice your work cycle, that whatever target you are fixing, if you are complete with your sleep, then you will be able to complete all that. और इस साइकिल से मेरा क्या मतलब है? स्लीप साइकिल से, स्लीप साइकिल, कंप्लीट स्लीप का मतलब ये नहीं है कि आप रात में 12-1 बजे 2 बजे सो रहे हो और सुबह 10 बजे 12 बजे उठ रहे हो. मेरा साइकिल का कहने का मतलब यह है कि परफेक्ट साइकिल होनी चाहिए आपकी. जैसे हम जिस एज में हैं, मेरी एज करंटली आई एम एन एडल्ट जस्ट, तो उस एज में हम लोग को एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स के बीच में नींद चाहिए होती है. वी रिक्वायर स्लीप फॉर 6 to 8 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली. तो उतना आपको स्लीप होनी चाहिए, तब आप अपना साइकिल कंप्लीट कर सकते हो. और ये चीज़ भी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है. अब जैसे मैं हूँ, आई एम एन अर्ली राइजर, तो मैं नाइट आउल नहीं हूँ, मैं रात में नहीं पढ़ पाती हूँ ठीक से, मैं सुबह ही पढ़ती हूँ. तो आई कैन वेक अप एट 2, वेक अप एट 3, एनी टाइम यू कैन वेक मी अप, बट आई नीड टू बी स्लेप्ट अकॉर्डिंग टू दैट टाइम. अगर मुझे 2 बजे उठना है सुबह को पढ़ने के लिए, जो मैंने अपने बोर्ड्स में किया, तो आई नीड टू स्लीप एट 8 बिकॉज एट लीस्ट आई रिक्वायर 6 आवर्स ऑफ स्लीप टू कंप्लीट माई स्लीप साइकिल. तो वही चीज़ है कि सबका अपना टाइम है. अब कोई बच्चा है जो रात में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता है, तो वो अगर रात में 2 बजे तक पढ़ रहा है, तो ही रिक्वायर्स 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप. तो 6 आवर्स तो उनके 8 बजे ही हो जाते हैं, तो दे नीड 8 AM और 11 AM तक की नींद. तो वही चीज़ है कि जो बच्चा रात में लेट तक पढ़ रहा है वो सुबह को लेट उठेगा फॉर श्योर, और जो सुबह को जल्दी उठ के पढ़ रहा है वो रात में जल्दी सोएगा. तो वो सबके बच्चे की अपने हिसाब से स्लीप साइकिल होती है. लिसन टू अ कामिंग म्यूजिक. ये बच्चों पे डिफर करता है. मैं जो प्रेफर करती हूँ, कभी भी
ऐसे म्यूज़िक वगैरह के आसपास नहीं पढ़ना चाहिए until unless you're doing your homework कि आपको देख के नोट करना है, या फिर मैथ्स या साइंस कुछ मैकेनिकल या टेक्निकल नहीं पढ़ रहे हो, तो यू कैन लिसन टू इट। ये कामिंग म्यूजिक ना सोने से पहले सुनना चाहिए, जिससे योर बॉडी गेट्स रिलैक्स एंड यू गेट अ गुड स्लीप। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। आजकल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन वन एंड ओनली मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में तो स्टूडेंट्स के लिए यही है, इंक्लूडिंग मी, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन इज मोबाइल फ़ोन। तो मुझे पता है सबको इतनी आदत है। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे इतना ज़्यादा है नहीं। तो अगर मैं अपना केस लेती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं है। फॉर मी मोबाइल फ़ोन इज़ जस्ट अ मीडियम टू कनेक्ट टू योर लव्ड वंस। तो मैं बस उतना तक ही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने की आदत नहीं है। वो तो अब मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो आई एम अ बिट एक्टिव ऑन मीडिया, अदरवाइज आई एम नॉट मच एक्टिव अनटिल आई लीव अ फ़ोन, देन आई एल गोइंग टू पिक इट अप। बल्कि मेरे साथ तो ये केसेस होते हैं कि मैं फ़ोन छोड़ देती हूँ कहीं भी और मेरे पेरेंट्स आके कहते हैं कि हाँ यू नीड टू पिक अप योर कॉल, somebody is calling you, might be there will he would be in urgency। तो मेरे साथ ही होता है, इफ़ आई लीव अ फोन देन आई एम नॉट गोइंग टू पिक इट अप अंटिल अनलेस आई नीड इट। तो मेरे ये केसेस हैं। तो अगर आप लोग नहीं कर पाते हो उतना, तो यू कैन कीप योर फोन ऑन साइलेंट। साइलेंट पे रखो, साइड में रखो। फ़ोन साइलेंट पे वाइब्रेट करता है जब किसी का फ़ोन आता है, तो अगर अर्जेंसी होगी तो फ़ोन वाइब्रेट करेगा, तो आप उस टाइम उठाओ, बात करो और फिर से रख दो। तो साइलेंट पे जब तक फ़ोन है, आपके नोटिफिकेशंस की आवाज़ आपको नहीं आएगी, तो आप उस चीज़ से फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और थोड़ा सा, और अगर आपको लगता है कि जब तक फ़ोन मेरे सामने मैं उठा के देखूंगा, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए अपने कबर्ड में रख दो जब तक आप पढ़ रहे हो। तो डिस्ट्रैक्शन हटाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पढ़ाई नहीं होती है। लास्ट इज स्नैक ऑन स्मार्ट फूड। स्मार्ट फूड पे यहाँ पे सबसे बड़ा मतलब स्मार्ट फूड से है कि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें लाइट खाना होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि जब आपके बोर्ड्स आ रहे हैं आपके, या फ्यूचर डिसाइडिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, तो यू शुड बी ऑन योर लाइट फूड। मतलब बहुत हैवी नहीं खाना चाहिए जिससे यू गोट स्लीप। जैसे हम जितना ऑयली फूड खाते हैं या बाहर के फास्ट फूड खाते हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, वो हमारी बॉडी पे बहुत एडवर्स इफेक्ट करता है। तो हमें घर का खाना चाहिए और हल्का खाना खाना चाहिए जिस टाइम पे पेपर्स या फिर कुछ भी फ्यूचर डिसाइडिंग अप्रोच कर रहा है आपकी तरफ। अब जैसे आप लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, तो आई वुड प्रेफर यू कि जिस टाइम आपके बोर्ड शुरू हों उस टाइम पर अपनी डाइट का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जैसे बोलते हैं कि ठंडा गर्म नहीं करना चाहिए, उससे बीमार हो जाते हैं। तो बीमार होंगे तो आपकी पढ़ाई ऑफ कोर्स अफेक्ट होगी। तो वही चीज़ें हैं कि थोड़ा सा अपने फूड साइकिल को भी मेंटेन करना रखता है जब एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं। The first and the foremost advice, strategy, trip, trick, whatever you want to call it, मैं हर वीडियो में यही चीज़ कहती हूँ और अब भी यही बोलूँगी, रीड एनसीईआरटी बुक्स। दिस इज़ द सक्सेस। ये आपके सक्सेस का मीडियम है। एनसीईआरटी बुक्स इज़ द मीडियम टू योर सक्सेस इन योर बोर्ड्स। सो मैं और कुछ नहीं कह सकती, मैं सिर्फ आपको एडवाइस कर सकती हूँ। करना ना करना आपके ऊपर है, बट स्टिल आई वॉन्ट यू ऑल, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, आप अपने हाफ ईयरली दो और आप स्टार्ट करो। आपके अब हाफ ईयरली के बाद थोड़ा ही सिलेबस बचा होगा, तो जो स्टार्टर्स हैं, जो अब शुरू करना चाह रहे हैं अपनी पढ़ाई की, हाँ अच्छे से पढ़ना है मुझे, तो वो अब शुरू करें। बट अब अच्छे से करें कि अब उन्हें दोबारा ना पढ़ना पड़े, बिकॉज इतना टाइम नहीं है अब उनके पास कि वो अब एक बार पढ़ के वो दोबारा रिवाइज करने का मौका है उतनी डेप्थ से। तो यू शुड स्टार्ट नाउ। दिस इज़ द लास्ट वार्निंग फॉर यू ऑल जिन्होंने अभी तक भी नहीं शुरू की है 12th की पढ़ाई। तो आप बाय वर्ड पढ़ो, वन बाय वर्ड पढ़ो एनसीईआरटी बुक्स को, एग्जैक्ट वर्ड्स को हाईलाइट कर लो, नोट्स बना लो, वट एवर यू प्रेफर। जिस चीज़ से अगर आपको लगता है कि मैं लिख के याद करूँगा तो मुझे याद रहेगा, दैट वॉज माई केस। मैं हर चीज़ को लिखती थी तो मुझे याद रहता था। तो डेफर्स टू चाइल्ड। तो वही चीज़ है कि जैसे आपको लगे कि मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे याद रहेगा, वो तरीका अपनाओ, बट यू शुड डू रीड इट बाय वर्ड। दिस इज द फर्स्ट
ट्रिप। राइट इन अलाइंड मैनर। अब हम लोग आ जाते हैं जो हम एग्जैक्टली बोर्ड्स में या फिर अपने स्कूल में, ये वीडियो मैं आपके लिए आपके हाफ ईयरली से पहले इसलिए ला रही हूँ ताकि ये जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आप अपने हाफ ईयरली में इम्प्लीमेंट करो, फिर आप अपने प्री बोर्ड्स में इम्प्लीमेंट करो। इतने में आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाना चाहिए। अपनी स्पीड उस हिसाब से मेंटेन करना शुरू कर दो कि आपको 3 घंटे में पेपर ख़त्म भी करना है और 10 मिनट में आपको रिवाइज भी करना है। तो यू शुड मेक द बेस्ट। जब आपको पेपर मिलते हैं और 15 मिनट मिलते हैं, वो उस चीज़ का भी बेस्ट यूज़ करो और रीड करो, पेपर को गो थ्रू कर लो अच्छे से। तो वही चीज़ है कि अब ये जो टिप्स हैं, जो टिप्स मैं आपको लोगों को बता रही हूँ, वो टिप्स आपके आंसर शीट के लिए हैं जब आप लिखते हो आंसर्स। तो अलाइंड मैनर में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलाइंड मैनर से यहाँ पे क्या मतलब है? अलाइंड मैनर से मतलब ये है, यू लुक एट दिस पिक्चर, आप लोगों को दिख रही होगी, ये मैंने अभी लिखा था आप लोगों को दिखाने के लिए। ये जो रेड लाइन है ना, इससे बाहर सिर्फ आपके पॉइंटर्स होने चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ऐसे यहाँ पे आपके सिर्फ पॉइंटर्स होने चाहिए। रेड लाइन से उधर आपका कुछ नहीं होना चाहिए। अब इधर आप अपना मैटर लिखो। इधर भी एक इमेजिनरी लाइन या तो आप लोग खींच सकते हो अपने हिसाब से, नहीं तो आपके आंसर शीट में होती है ज़्यादातर। तो यहाँ पर भी एक लाइन होती है, वो लाइन से आपको एग्जैक्ट अंदर अंदर लिखना। मीन्स कि जो कि आपके 2 मार्जिन है, इनके बिटवीन ही आपका आंसर होना चाहिए, उससे बाहर नहीं। बिकॉज इधर का कोई वजह नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे पॉइंटर्स लिखने का अलाउ होता है। बट इधर की साइड ज़्यादातर मेजॉरिटी टीचर्स, जो बोर्ड के टीचर्स जब आपके आंसर शीट चेक करते हैं तो वो इस साइड पे आपके मार्क्स लिखते हैं कि ये क्वेश्चन चेक हो गया और इसके इतने मार्क्स हमने दिए हैं। तो इसलिए ये बोला जाता है कि ये मार्जिन छोड़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दिस साइड यू नीड टू क्रिएट योर ओन मार्जिन। अगर आपके स्कूल के आंसर शीट्स में नहीं है, वैसे मेजॉरिटी में होता है, तो आप यहाँ पे उस लाइन के बाहर आप कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, नाउ अनदर पॉइंट कम्स एज इंक्लूड फ्लो चार्ट इन योर आंसर्स। फ्लो चार्ट से यहाँ वो मतलब नहीं है कि आप एक एक पॉइंटर को फ्लो चार्ट में लिख दो, बिकॉज फ्लो चार्ट में लिख दोगे तो वो आंसर नहीं लगेगा टीचर को, और टीचर सोचेगा कि बस कुछ ना कुछ लिख दिया है। फ्लो चार्ट से मतलब है कि आप अपना आंसर लिखो पैराग्राफ फॉर्म में या पॉइंटर्स फॉर्म में, जैसे भी आप लिख रहे हो, उसके बीच में ही कहीं पर फ्लो चार्ट ऐड कर दो। अब जैसे ये है 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ये 3 चैलेंजेस थे फेस्ड बाय इंडिया जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का। तो ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, जैसे शेप अ नेशन, एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट फॉर एवरीवन। तो ये मैंने चीज़ें शॉर्ट में लिखी है। तो ये आप अपना आंसर शुरू करने से पहले इस फ्लो चार्ट को इंट्रोडक्शन की तरह यूज़ कर सकते हो आराम से। ये इंट्रोडक्शन की तरह हो गया। यहाँ पे आपने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि क्या है इनके पॉइंटर्स में। अब आप बॉडी में फर्स्ट पॉइंट लिखोगे टू शेप अ नेशन, उसके नीचे उसको एक्सप्लेन करो एग्जैक्ट एनसीईआरटी वर्ड्स। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट लिखो एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, फिर उसको एग्जैक्ट एनसीईआरटी वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। उसके बाद डेवलपमेंट फॉर ऑल को लिखो और फिर थर्ड पॉइंट में उसको एग्जैक्टली एनसीईआरटी वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। और लास्ट में फिर लिख दो कि दीज वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, और थोड़ा बहुत पार्टीशन के बारे में लिख दो। तो आपका ये प्रॉपर हो गया इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, और उसमें आपने फ्लो चार्ट भी इंक्लूड कर दिया। तो जो एग्जामिनर या फिर जो आपके आंसर चेकर्स होते हैं, आंसर शीट जो चेक करते हैं, वो क्रिएटिविटी भी देखते हैं कई बार कि एक तो बच्चे की हैंड राइट, आप खुद देखो, आप बहुत सारी आंसर शीट्स चेक कर रहे हो, सब में वही कीड़े मकोड़े वाली राइटिंग या कुछ भी होता है, तो अच्छा नहीं लगता ना, इट डज नॉट सीम्स टू बी अपीजिंग। तो हम लोग वो आंसर्स चेक जो करते हैं हमारे, वो वाली शीट्स चाहते हैं जो अच्छी लगे। तो अब जो बच्चे नॉर्मल लिख रहे हैं उनकी तो टीचर बस चेक करेगी और आंसर्स मार्क्स दे के कर देंगे। बट आप अपनी हैंड राइटिंग सुंदर रखोगे, अलाइंड मैनर में लिखोगे, फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करोगे। फ्लो चार्ट से टीचर जल्दी देख के समझ सकता है कि बच्चे ने सही मैटर लिखा है या गलत, रादर देन कि वो आपके पूरे पॉइंटर्स या पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो वही चीज़ है कि आप उस चीज़ को शॉर्ट में करके लिखोगे और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करोगे, तो टीचर वो शॉर्ट वाले को देख के समझ जाएगी कि हाँ बच्चे ने ठीक लिखा है गलत लिखा है। और फिर वो अच्छा लगता है कि बच्चे ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके फ्लो चार्ट भी बनाया है। तो मैंने अपने पर्सनली फ्लो चार्ट से बनाया था और ये मेरी टीचर की ट्रिक थी। तो
थैंक यू सपना मैम, और ये उन्हीं की ट्रिक थी, तो उस चीज़ के लिए और मैंने ये इम्प्लीमेंट की थी, तो मेरे पॉल साइंस में 98 आए थे। ये पीपीटी अपनी, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अगर आपको लगे कि कुछ चेक करना है, देखना है कि दीदी ने कैसे लिखा था, तो यू कैन हैव अ चेक ऑन इट। अनदर टिप इज ऑलवेज राइट लीविंग अ लाइन आफ्टर एवरी आंसर। ये मेरी बहुत बड़ी एक माइनस पॉइंट थी, जो प्रीति मैम ने मुझे काफ़ी इम्प्रूव कराया। थैंक यू प्रीति मैम उस चीज़ के लिए, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी इस चीज़ में। शी वॉज द ओनली वन जिन्होंने बोला। उसके बाद मेरी टीचर्स ने आगे, फिर सपना मैम ने, श्रुति मैम ने, सब ने मुझे बोला कि राइटिंग अच्छी है, बड़ी है, तो लाइन छोड़ना शुरू करो। तो अब जाके वो मुझे आदत बनी है, और बोर्ड्स में भी मैंने बहुत ध्यान रख रख के लिखा था, तो मैंने लाइन छोड़ी हर जगह, तो मेरी कॉपी थोड़ी नीट निकल के आई। एक्चुअली मुझे बचपन से आदत पड़ गई थी 6-7 से कि मैं बिना लाइन छोड़े ही लिखूंगी, पर अब जब मेरी टीचर्स ने मुझे बोला हर चीज़ के लिए, तो फिर जायज़ सी बात है, बच्चा इम्प्रूव करता है जब टीचर्स इतनी मेहनत करती हैं। एंड एक चीज़ तो मैं अब भी बोलना चाहूँगी कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माई टीचर्स। सब ने मेरे ऊपर बहुत वर्क किया हर तरीके से, रादर इट बी एनी सब्जेक्ट टीचर और एनी प्रोविजनल टीचर जो सब्सटीट्यूशंस लेने आते हैं स्कूल में, या कोई भी, या बचपन में जिन्होंने पढ़ाया, सब चीज़ों में, फ्रॉम प्राइमरी टू 12th, मैं हर एक टीचर के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। उस चीज़ को मैं कभी आई थिंक वर्ड्स में या एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपकी कॉपी नीट नहीं दिखती है। तो इस चीज़ को आप नीट करने के लिए ऐसे कर सकते हो, टू लीव अ लाइन आफ्टर एवरी आंसर। जैसे आपने एक आंसर लिखा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ दो, और अगर पॉसिबल है तो इंट्रोडक्शन लिखा, लीव अ लाइन, बॉडी लिखी, लीव अ लाइन, कंक्लूजन लिखा, लीव अ लाइन। तो ये, इससे आपकी कॉपी नहीं दिखती। अब हम 12th क्लास के बच्चे, हम बोर्ड्स दे रहे हैं, तो हम इतने छोटे तो है नहीं कि हम हर एक लाइन के बाद एक लाइन छोड़ेंगे। तो ये दिस इज द बेस्ट वन टू मेक योर आंसर अ नीट वन। उसके बाद ये 3 चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। आप अपना आंसर अगर पैराग्राफ में लिख रहे हो, वैसे तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में तो पॉइंटर्स में ही लिखते हैं हम लोग, बट मैं और चीज़ों के लिए बोल रही हूँ, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, या किसी और सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, मेरे वीडियो देख रहे हो, तो हम इन चीज़ों में, इन 3 फॉर्मेट्स में, हम इसको ABC भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, दैट्स अपॉन यू, बट इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो अपियरिंग दिखता है, टीचर कंक्लूजन से समझ जाती है कि बच्चे ने क्या लिखा है। तो इंट्रोडक्शन में हम अपना जो हमसे आंसर में डिमांड की कि ये बताना है, हम उसका ओवर कवरिंग देते हैं, कि जैसे अगर हम पार्टीशन के बारे में लिख रहे हैं अपने आंसर में, तो हम इंट्रोडक्शन में क्या डालेंगे, हम इंट्रोडक्शन में यही डाल सकते हैं कि पार्टीशन, अब पार्टीशन के काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो हम डाल सकते हैं कि पार्टीशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द सर्वाइवर्स एज डिविजन ऑफ हार्ट्स, इट वॉज अ distant memory for all of us, which was even fresh till 15 years of the partition. तो ऐसे ऐसे बना के आप अपनी लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन को बना सकते हो। दैट शुड बी ओनली इन 2 to 3 लाइन्स। उसके बाद आपकी बॉडी आ जाती है, जिसमें आपको प्रॉपर कॉन्सिक्वेंसेज लिखने होंगे। 10 to 15 लाइन्स उसके लिए इनफ है, अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हो तो। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप कंक्लूजन डाल सकते हो, जो भी आपको फाइनल कंक्लूजन उसमें लगता है वो आप डाल सकते हो। और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, गुड हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब बात सुंदर करने की आती है आंसर शीट को। आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट, बट हाँ, स्टिल आई एम मीडियम, आई बिलोंग टू मीडियम कैटेगरी फॉर हैंड राइटिंग। तो मेरी हैंड राइटिंग इतनी कि हाँ, टीचर को समझ में भी आ जाती है और मुझे भी समझ में आ जाती है, जस्ट दैट। तो वही चीज़ है कि आप अपनी हैंड राइटिंग, अब ये नहीं है कि आप हैंड राइटिंग सुधारने के चक्कर में अब आप सारी पढ़ाई एक साइड कर दोगे, जस्ट दैट कि आप उस कुछ चीज़ों को जो मैंने बोला कि अलाइंड करना शुरू करो, एक लाइन छोड़ के लिखो, उसी चीज़ों से आपकी कॉपी नीट दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हैंड राइटिंग अब हम इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ कि हम बोर्ड्स देने जा रहे हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। दूसरी चीज़ कि हम बस इम्प्रूव कर सकते हैं, अब हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम ABCD लिख के अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे, बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट टाइम। यही चीज़ है। नेक्स्ट,
हाईलाइट एंड यूज इम्पोर्टेंट एंड एग्जैक्ट कीवर्ड्स फ्रॉम एनसीईआरटीज। ये मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ, जो भी वर्ड्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनको एग्जैक्ट लिखो अपने आंसर्स में। जब टीचर्स को एग्जैक्ट बुक के वर्ड्स मिलते हैं ना, इसका मतलब टीचर समझ जाती है कि बच्चे ने बुक पढ़ी है, और बुक पढ़ी है इसका मतलब बच्चे ने लिखा भी सही है। बिकॉज अगर कोई बच्चा बुक पढ़ रहा है तो उसका मतलब है कि वो सब सही लिखेगा। सही लिखेगा इन द सेंस कि वो बच्चे को समझ में आ गया था क्योंकि उसने बुक पढ़ी है, अब उसने अपनी लैंग्वेज में वो चीज़ें उतार दी आंसर्स पे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग पॉइंट। और जो भी आप एग्जैक्ट वर्ड्स अपने आंसर शीट में यूज कर रहे हो एनसीईआरटी के, उन्हें हाईलाइट करो ताकि वो टीचर की नज़रों में आएगा। टीचर की नज़रों से वो चीज़ छूट जाएंगी ना, तो माइट भी टीचर, कई टीचर्स ऐसी होती हैं जो एग्जैक्ट आंसर्स मांगती हैं एनसीईआरटी से, तो उनमें आपको हेल्प होगी। अगर टीचर की नज़रों से वो चला भी जाता है तो अगर आपने उसको हाईलाइट किया, हाईलाइट इन द सेंस कि आप हाईलाइटर से हाईलाइट नहीं करोगे, आप पेंसिल से अंडरलाइन कर दो उसको, उतना भी बहुत है, टीचर देख लेगी जब आप पूरा। और ऐसा भी नहीं करना कि पूरा आंसर अंडरलाइन कर दो, अनटिल अनलेस इट इज इम्पोर्टेंट या फिर एग्जैक्ट एनसीईआरटी से है, आप उसको हाईलाइट मत करना। रिवाइज रेगुलरली, ये तो सभी बोलते हैं कि जैसे पढ़ाया क्लास में उसको याद, पहले सबसे पहले एक क्या बोलते हैं उस चीज़ को, आइटनरी बनाओ कि पहले आपकी टीचर्स क्लास में उसे स्टार्ट करें चैप्टर को, फिर आप उसे रीड करोगे। मैं नहीं बोल रही कि आप जैसे जैसे टीचर आगे बढ़े वैसे वैसे रीड करो, मैं बोलती हूँ पहले अपने आप चैप्टर पढ़ लो, या तो टीचर का वेट करो, जैसे आपको ठीक लगे। तो पहले चैप्टर पढ़ लो, तो फिर टीचर जब समझाएगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद जैसे ही टीचर्स आपको क्वेश्चन आंसर्स वर्कशीट्स दे तो आप वो कर लो, उसके बाद पेपर के टाइम पे रिवाइज कर लो, सिंपल। और पेपर आने तक कितना टाइम तो था आपके पास कि आप एक एक चैप्टर भी पकड़ते तो आप आराम से कर सकते थे। अब भी आप कर सकते हो, डेडिकेटेडली करोगे तो एक सब्जेक्ट को एक दिन में दो, या एक सब्जेक्ट को 2 से 3 दिन में कर लो। तो यू नीड टू गिव डेडिकेशन, हार्ड वर्क। ऑलवेज राइट 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मोर देन द मार्क्स नीडेड। ये भी मुझे मेरी टीचर ने ही बोला था, श्रुति मैम ने बोला था मेरे से ये चीज़, कि जैसे हिस्ट्री में 8 मार्कर्स होते हैं, तो आई यूज टू से टू हर दैट मैम मटेरियल कम है और मार्क्स ज़्यादा हैं, पॉइंट्स नहीं बनते हैं उतने। तो शी सेड टू मी कि हाँ पॉइंट्स नहीं बनते हैं तो आप उनको शॉर्ट करो। 8 मार्कर है तो यू नीड टू राइट एटलीस्ट 10, उसमें भी आप थोड़ा सा उस कंटेक्स्ट से जो आपको आंसर्स में मांगा है उस कंटेक्स्ट से थोड़ा सा उसके नीचे का पोर्शन लिखो, थोड़ा सा उसके ऊपर का पोर्शन लिखो, बाकी आपकी बॉडी बन जाती है। तो अगर आपका 8 मार्कर है, जैसे हिस्ट्री में 8 मार्कर का होता है, तो यू नीड टू राइट एटलीस्ट 10 पॉइंट्स फॉर 8 मार्क क्वेश्चन। अगर पॉल साइंस में 6 मार्क का क्वेश्चन है तो आप एटलीस्ट उसमें 8 पॉइंट्स लिखोगे। 4 मार्कर है तो एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट्स आप लिखोगे। तो ये चीज़ है कि हमेशा 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखना। अगर टीचर को बाय चांस इनकेस चेक करते हुए लग जाता है कि बच्चे ने पॉइंट तो सही लिखे हैं, 4 मार्क्स में 4 पॉइंट्स, बट उन्हें लग रहा है कि बच्चे ने छोटे छोटे लिखे हैं, तो वो 2 पॉइंट्स शायद टीचर को ये रियलाइज करा दे कि हाँ बच्चे ने शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा है, तो वी कैन गिव मार्क्स, चाहे वो 1-2 नंबर काट लें। बिकॉज आपका एक पॉइंट की लेंथ भी वो नहीं होनी चाहिए कि 1 लाइन, एक पॉइंट की लेंथ होनी चाहिए अप्रॉक्स 2 to 3 लाइन्स, तब वो आपका एक सिंगल पॉइंट बनता है फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट स्पेशली। यू कैन एक्सीड सर्टेन लिमिट दैन द गिवन वन। आपकी लिमिट मार्क्स में जनरली 6 मार्कर्स में यू कैन राइट अप टू 1.5 पेज, नॉट मोर देन दैट। तो 1.5 पेज इज इनफ। बट अगर कई बार आपको, जैसे कई बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि ये लिमिट है इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, कई बार बच्चे वर्ड्स गिनते हैं बैठ के कि हाँ इससे ज़्यादा तो नहीं हो गए, तो अनटिल अनलेस कि बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दे, जैसे मैं 1.5 पेज बोल रही हूँ, तो अगर आपने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया कि 5-10 लाइन्स फालतू हो गई हैं आपके आंसर में, तो 10 लाइन्स तो ज़्यादा हो जाती है, बट हाँ अनटिल 5 लाइन्स यू कैन एक्सीड। क्योंकि ऐसा नहीं ना, अब कोई स्टोरी लिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान स्टोरी लिख रहा है राइटर, अब वो एकदम से लिमिट के चक्कर में अपनी स्टोरी एंड कर देगा, तो अब्रप्ट नहीं लगेगा कि एकदम से स्टोरी ख़त्म कर दी, तो वो चीज़ थी। तो स्टोरी एकदम से ना ख़त्म करते हुए आप अपना आंसर लिखो, 5 लाइन्स आर इनफ एक्सीड करने के लिए, आप कर सकते हो उतना। वहाँ पर जैसे आप गिनने नहीं चाहते वैसे ही वहाँ पर टीचर भी नहीं गिनती है, बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट मच टाइम। दे गिव अराउंड 2 to 4 minutes per copy at the time of checking your board's answer sheets। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है।
कि आपको फॉर्मेट क्या लेना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इसी में आप लिखो अपना आंसर, यू विल फॉर श्योर गेट। इंट्रोडक्शन की लिमिट क्या थी, 2 to 3 लाइन्स, बॉडी 10 to 15 लाइन्स, कंक्लूजन 2 to 3 लाइन्स। तो ये चीज़ें थी आज के लिए, आप सबके लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स थी कुछ मेरी आजमाई भी। तो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड नेक्स्ट विल बी कमिंग अप विद हिस्ट्री चैप्टर 3 मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगी कम्युनिटी पोस्ट पे, और गूगल फॉर्म भी उसका ऑन द वे है, बनाएंगे फिर जैसे ही क्लासेस अपलोड होती हैं मैं बनाऊंगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोग क्लासेस को पार्ट्स में चाहते हो। मैं तो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर देती हूँ बिकॉज वो काफ़ी लेंथ की हो जाती हैं। अदरवाइज आप मुझे बताओ कि आप पार्ट्स में चाहते हो आंसर लेक्चर्स को, या फिर आप वन सिंगल वीडियो चाहते हो। तो आई विल ट्राई टू डू इट एज पर योर कन्वीनियंस, जैसा आप लोग चाहोगे। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, because people are getting viewing my videos but not subscribing, neither they are liking nor they are subscribing. So please do support my channel. I'm giving my 100% hard work, and sometimes due to some unavoidable circumstances I got a break, but otherwise I'm giving my 100% and I'm having my VPTs ready. I'll be shooting as soon as I get time, and I'll be starting with the leagues of series of lectures for history, then pol science. So please do support me, and I have aimed to educate the world and I require your support. So do subscribe my channel. Please do subscribe to my channel. This side the Studious Girl signing off for today, and will be coming very soon with another lecture. Thank you very much.